नमस्कार। आज हम सभी चर्चा करेंगे एड्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको आज विश्व एड्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 1 दिसंबर 2022 का दिन है और मैं सबसे पहले बताता हूं कि एड्स होता किससे है। एड्स होता है आपका HIV वायरस से, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स के लक्षण क्या होते हैं? अगर कहा जाए, एड्स अपने आप में क्या है? एक बीमारियों का समूह है। ये हमारे प्रतिरक्षण तंत्र को, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। धीरे धीरे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं और अंत में क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसकी पहचान के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि एड्स के कारण क्या क्या है। आखिर एड्स किससे किससे हो सकता है? तो सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप नहीं जानते हैं और उसके साथ क्या किया? असुरक्षित यौन संबंध बनाया है, और हो सकता है कि उसको क्या हो? वह HIV वायरस से संक्रमित हो, तो आपको भी क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। इसलिए हमें अनजान व्यक्ति से या अनजान महिला या पुरुष से क्या करना चाहिए? शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं। हो सकता है वो HIV वायरस से संक्रमित हो और हमको भी ये बीमारी हो जाए। हमें क्या करना चाहिए? इस बीमारी से बचने के लिए जो बाजार में तरह तरह के प्रोटेक्शन बताए गए हैं, उनका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। दूसरा कारण होता है असुरक्षित रक्त आधान से। कभी कभी क्या होता है कि अगर बिना जांच के या ऐसा रक्त जिसकी जांच की जा रही है चढ़ाया जा रहा है और वो HIV वायरस से युक्त है, तो क्या हो सकता है? आपको HIV बीमारी जो है आपके शरीर में पहुंच सकती है। रुधिर आधान के द्वारा इसे हम कहते हैं। हालांकि इसमें हमारे डॉक्टर भाई बंधु सभी क्या होते हैं? इतने एक्टिव होते हैं, वह समय समय पर जांच करके ही रक्त चढ़ाते हैं। दूसरी बात होती है असुरक्षित सिरिंज का प्रयोग करने से। अर्थात होता क्या है कि जब आप क्या कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा यूज की गई सिरिंज को दोबारा यूज करेंगे, तो क्या है? आपको यह बीमारी होने की संभावना होती है, क्योंकि इसका मेन संबंध रक्त से होता है। मतलब क्या है? मान लीजिए आपको किसी ने सुई लगाई, सुई का मतलब सिरिंज लगाई, इंजेक्शन लगाया, और इसके बाद वही इंजेक्शन क्या कहते हैं, उसी में दवा भर के दूसरे को भी लगा दिया, और मान लीजिए क्या है कि आपको क्या है? संक्रमण है, तो क्या होगा? वह बीमारी दूसरे को भी जा सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए? असुरक्षित सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब नए सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं आपका, कई लोग पूछते हैं क्या मच्छर के काटने से भी एड्स फैलता है? तो आपको जानना होगा कि मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है। क्या होता है? बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि मच्छर एक दूसरे को काट लिया तो क्या एड्स फैल जाएगा? तो एड्स मच्छर के काटने से कतई नहीं फैलता है, क्योंकि उसके जो भी वायरस होते हैं वो मच्छर द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? उसमें जो एक एंजाइम पाया जाता है उसके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? लोगों को एड्स बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? एड्स बीमारी से बच सकते हैं। कई बार लोगों के मन में एक भ्रम यह रहता है कि क्या एक दूसरे का कपड़ा पहनने से भी एड्स होता है? तो ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। एक दूसरे का कपड़ा पहनने या उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता है। अब एक बात और जान लीजिए कि एड्स किससे फैल सकता है। मान लीजिए क्या किया है कि आपने एक ही रेजर का प्रयोग किया है। रेजर मतलब दाढ़ी बनाने के यंत्र का प्रयोग किया है या बाल साफ करने के यंत्र का प्रयोग किया है, तो उससे एड्स फैलने की संभावना होती है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक का रेजर यूज किया, तो वो क्या होगा? कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो सकता है कि वो रक्त संपर्क हो जाए, और जब दूसरा व्यक्ति बिना धोए उसका क्या कर ले? यूज कर ले, तो क्या हो सकता है? एड्स की संभावना हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी बीमारी से बचना चाहिए। तो ये क्या थे? आज आपके एड्स के बारे में मैंने जानकारी दी, जो समय समय पर विज्ञान वर्ग के बच्चों में पूछी जाती है, और हमें इसके लिए खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। हमारे भारत में भी तरह तरह से क्या किए जा रहे हैं? जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब दूसरा मैं चर्चा कर लेता हूं, जो मेरे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे है सबसे पहला, लैंगिक जनन
अर्थात लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जनन सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि जनन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान संतानों को उत्पन्न करता है। अर्थात जनन की परिभाषा सबसे पहले हम जान लें तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी क्या करता है, अपने ही समान संतानों को या बच्चों को उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं, जनन की क्रिया कहते हैं। जनन की क्रिया पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जनन की क्रिया? पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। जनन दो प्रकार से होते हैं, एक आपका लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, जिसे हम सामान्य रूप से जानते हैं। सबसे पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें प्राणी के शरीर में या जीवधारी के शरीर में किसी भी प्रकार के लिंग नहीं पाए जाते। लिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपका उसमें जननांग नहीं पाए जाते, मादा जननांग या पुरुष जननांग जो है उसमें नहीं पाए जाते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें किसी भी प्रकार के लिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें क्या होती है, नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जननांगों की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की विधियां जान लेते हैं। अलैंगिक जनन में कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम जीवों की बात करते हैं, एक कोश की प्राणियों में आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि जब एक कोशिका केंद्रक सहित दूसरे केंद्रक सहित और जीवद्रोह सहित क्या होते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जब एक कोशिका केंद्रक सहित और जीवद्रोह सहित दो भागों में समान भागों में बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन का उदाहरण कह सकते हैं। इसी प्रकार अलैंगिक जनन आपका बीजाणु जनन के रूप में भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अमीबा में पाया जाता है कि जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें अमीबा में क्या होता है, बीजाणु जनन पाया जाता है, और वो क्या होता है? अलैंगिक जनन का ही उदाहरण होता है। इसी प्रकार आपने ईस्ट नाम की क्या कहते हैं, जो कवक होता है, ईस्ट एक कोष की कवक होता है, उसमें आपने देखा होगा कभी कभी बर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बर्ड्स बन जाते हैं, और वो बर्ड्स जो है धीरे धीरे वृद्धि करके अलग हो जाते हैं। इसके द्वारा भी क्या होता है? आपका लैंगिक जनन होता है। आपने बहुत से प्राणियों में पुनरुत्भवन की क्षमता देखी होगी। पुनरुत्भवन का मतलब होता है ऐसी क्षमता जिसमें प्राणी का कोई भाग क्या होता है, या जीवधारी का कोई भाग अलग हो जाता है, टूट जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुत्भवन की क्षमता कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपने देखा होगा कि छिपकली में क्या होता है, छिपकली की पूंछ में क्या होती है? रीजनरेशन पावर पाई जाती है, मतलब पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। छिपकली की पूंछ क्या होती है? टूट जाती है, और टूटने के बाद फिर से क्या हो जाती है? अपने आप कुछ दिनों बाद उगा जाती है। इसे हम पुनरुत्भवन कहते हैं। इसी प्रकार जो सितारा मछली होती है, संघ इकाइनोडेर्मेटा संघ का प्राणी है, इसमें भी अपार पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। फिर से जान लीजिए, पुनरुत्भवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी जीवधारी का कोई अंग क्या होता है, अगर टूट जाता है तो पुनः क्या होता है, उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है या उस अंग का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुत्भवन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, यह था आपका अलैंगिक जनन। ठीक है। अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के लिंग की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए अमीबा या एक कोष की प्राणियों में सभी में अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अब कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक लिंगी प्राणी क्या होते हैं और द्विलिंगी प्राणी क्या होते हैं। तो एक लिंगी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में मात्र एक लिंग पाया जाता है, एक जननांग पाया जाता है, चाहे वह पुरुष जननांग हो या मादा जननांग हो। ठीक है। उसे हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी क्या होते हैं? द्विलिंगी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिसमें नर और मादा जननांग एक ही प्राणी के शरीर में पाया जाता है। एक लिंगी में क्या था? नर और मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता था। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है कि मादा और पुरुष जननांग दोनों एक ही शरीर में प्राणी में पाया जाता है। अगर हम एक लिंगी के उदाहरण लें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सभी एक लिंगी में आते हैं। अगर हम द्विलिंगी की बात करते हैं तो आपने केचुआ देखा होगा, जोंक देखा होगा, संघ एनेलिडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं सभी दो लिंगी होते हैं, अर्थात उनमें नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, लैंगिक जनन अर्थात ऐसा जनन
जो लिंग के माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि पुरुष और मादा दोनों क्या करते हैं, आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पुरुष का जो क्या होता है, कहा जाए जो मेल क्या होता है, भाग होता है, और मादा का क्या कहते हैं, फीमेल भाग होता है। दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, मेल खाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। अब प्रश्न होता है ये मेल भाग क्या होता है, फीमेल भाग क्या होता है। तो हम केवल मनुष्य में चर्चा करते हैं। तो मनुष्य में, पुरुष में क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, जब जनन की क्रिया होती है तो उसमें शुक्राणु का स्खलन मादा की योनि में होता है, ठीक है। और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। तो जब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु का क्या कर देता है, निषेचन कर देता है, तो निषेचन के पश्चात क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और वह भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के एक संतान का रूप धारण कर लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है और अंडाणु मादा में पाया जाता है, ठीक है। और कहा जाए कि अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, तो अंडाणु का निर्माण जो है आपका मासिक चक्र के मासिक चक्र में ही क्या होता है, प्रक्रिया के आधार पर मादाओं में होता है, ठीक है। तो फिर से जान लीजिए, जो शुक्राणु होता है वो पुरुष में पाया जाता है और वृषण कोश में इसका निर्माण होता है, और जो अंडाणु होता है वो मादा में पाया जाता है। जब पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु का क्या कर देता है, निषेचन कर देता है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण विकसित होता है, और फिर अंत में क्या होता है, 9 महीने के बाद मनुष्यों में क्या होता है, संतान का जन्म होता है। तो ये क्या था, आपका लैंगिक प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं कि जब शुक्राणु का, कई बार पूछ लिया जाता है कि कई बार लोग पूछते हैं और उनको झिझक भी होती है, अगर जब पुरुष का शुक्राणु निकलता है तो उसकी संख्या क्या होती है, ढेर सारी होती है, और अंडाणु क्या होता है, अंडाणु एक होता है, ठीक है। तो कहा जाए, होते तो हैं लेकिन क्या कहते हैं, अंडाणु, लेकिन शुक्राणु की संख्या ज्यादा होती है। तो क्या मतलब सभी शुक्राणु एक अंडाणु का निषेचन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कभी कभी जो है, मतलब एक ही शुक्राणु क्या करता है, निषेचन करता है, बाकी सब क्या करते हैं, निषेचन नहीं कर पाते हैं। बाकी क्या होते हैं, जो अंडाणु की भित्ति होती है उसको निषेचित करते करते क्या होते हैं, कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक क्या होता है, अंत में जो एक होता है वही सफल हो पाता है। तो ये क्या था आपका, जो आपके मन में भ्रम रहता है उसके बारे में था। तो मैंने आपको लैंगिक जनन भी बता दिया और अलैंगिक जनन भी बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं पौधों में, ठीक है। पौधों में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है, और लैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। पौधों में लैंगिक जनन जानने और अलैंगिक जनन जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि परागण क्या होता है और परागकण क्या होता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो फूल में क्या होता है, पराग कोष पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पराग कोष पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, आपका क्या पाया जाता है, पराग कोषों में ही आपका क्या होता है, परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। तो परागकण क्या होते हैं, पराग कोषों में, पुरुष के पुमंग में पराग कोष पाए जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। जो कि क्या होता है, मादा की जब क्या कहते हैं, मादा पुष्प के जायांग में जाकर गिर जाते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है। अब परागण किस प्रकार से होता है, आखिर मनुष्यों में तो आपने देखा था कि दोनों क्या करते हैं, आपस में संयोजन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके द्वारा होता है। लेकिन पौधों में ऐसा क्यों होता, कैसे होता है। पौधों में भी दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं, एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी, तो सामान्यतः जो परागण की प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार से कही जा सकती है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है यह केवल एक लिंगी प्राणी में ही संभव है, अर्थात जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जायांग में जाकर क्या करेगा, गिर कर निषेचन कर देगा, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। मतलब जब एक लिंगी पुष्प का उसी में उपस्थित परागकण उसी के वर्तिकाग्र में जाकर जायांग का क्या कर देता है, जो अंडाणु होता है उसका निषेचन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं।
और परपरागण क्या होता है? परपरागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपका क्या होगा, एक फूल का परागकण दूसरे फूल में जाकर के उसके वर्तिकाग्र पर गिरकर क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? परपरागण की प्रक्रिया कहेंगे। परपरागण की प्रक्रिया द्विलिंगी प्राणियों में आपकी संपन्न होती है। थोड़ा सा भ्रम हो गया था। अर्थात कहने का यह मतलब है कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वह दो लिंगी प्राणियों में होती है, क्योंकि जब एक ही प्राणी में क्या होंगे, नर और मादा भाग पाए जाएंगे, तभी क्या होता है, स्वपरागण की प्रक्रिया संभव होती है। और परपरागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एक पुष्प का परागकण दूसरे क्या कहते हैं, फीमेल फूल में जाकर क्या कर देता है, परागण कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण की प्रक्रिया कहते हैं। अब बात होता है, प्रश्न उठता है कि पौधों में परागण की प्रक्रिया किन किन माध्यमों से होती है। तो सबसे पहला होता है कीट परागण। कीट, आपने देखा होगा कि फूलों में क्या होते हैं, कीट बैठ जाते हैं। क्या बैठ जाते हैं? कीड़े बैठ जाते हैं। मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, तो उनके पैरों में क्या होता है, या जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसमें परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फूल में जाते हैं तो क्या होते हैं, बैठने पर क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, या परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब हम बात करते हैं हवा द्वारा परागण, अर्थात हवा के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, वायु परागण जिसे हम कहते हैं। इस माध्यम में होता यह है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ परागकण ऐसे होते हैं या बीज ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, वो जब क्या होते हैं किसी दूसरे फूल में क्या होते हैं, वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, परागण कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ये वायु के माध्यम से परागकण उड़ करके जाते हैं। दूसरा होता है, आपने देखा होगा, अगला जो होता है वो जल परागण होता है। जैसे समुद्री किनारों में क्या होते हैं, कुछ पौधे पाए जाते हैं, या नदी किनारे कुछ पौधे पाए जाते हैं, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए नारियल। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये सब क्या थे, आपके जलीय परागण के माध्यम से क्रियाएं संपन्न होती है। मतलब जल परागण वह परागण होता है जिसमें परागकण जल के माध्यम से पहुंच जाते हैं। अब ये क्या थे, आपके महत्वपूर्ण थे। कृत्रिम परागण क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, जिन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से परागण क्या होता है, जब मानव क्या करता है, एक फूल का परागकण निकाल करके दूसरे फूल के क्या कहते हैं, मतलब पुरुष का वो मेल परागकण निकाल करके क्या करता है, स्त्री के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से परागण कहते हैं। मतलब जब मानव के द्वारा परागण कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव परागण या कृत्रिम परागण की प्रक्रिया कहते हैं। अब बात होती है, अगर परागकण ना हो तो क्या होगा, अगर परागकण ना हो तो क्या होगा, पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, उनमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। अब बात करते हैं शुक्राणु की। तो आपको मैंने बताया है, शुक्राणु क्या होता है, पुरुषों में पाया जाने वाला क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। अंडाणु क्या होता है, अंडाणु वो मादा में पाया जाने वाला एक प्रकार का जनन भाग होता है, पदार्थ होता है जो कि जनन प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो ये क्या थे आज मेरे विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके कक्षा 10 या अन्य छोटी छोटी कक्षाओं में और कुछ प्रतियोगी कक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो भी आपको भूल चूक हो, जो भी ना समझ में आ रहा हो, जो भी मेरी गलती हो, उसको आप कमेंट में करके बता सकते हैं। गलतियां करना ही इंसान का काम होता है। मानव बना है तो क्या होगा, गलतियों के लिए ही क्या है, बना है, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मशीनों से नहीं होती हैं। तो ये मेरा आज का विज्ञान का टॉपिक था। अब इसके बाद इसी वीडियो में मैंने अपने दूसरे बच्चों के लिए क्या कर रखा है, जो और लोग होते हैं, वो मेरे पास क्या है, इतना समय नहीं रहता कि मैं सभी को क्या कर लूँ, अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊं। तो अब मैं दूसरा आपको इसी में टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं
और इसके साथ साथ निबंध के रूप में पूछी जाती हैं और हमारे समाज के लिए भी जरूरी हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण निबंध के बारे में, जिसमें सबसे पहला है आपका पेड़ों का महत्व। क्या है? पेड़ों के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ हैं क्या, तब हम क्या कर पाएंगे, समाज के बारे में और अपने पर्यावरण के बारे में भी जान पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पेड़ होते क्या हैं। तो पेड़ भी एक प्रकार के जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ भी एक प्रकार के जीवधारी होते हैं, अर्थात उनमें भी जान होती है। सर जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया था कि पेड़ों में भी जीवन होता है कैस्फोग्राफ के माध्यम से। पहले क्या था, लोग ये समझते थे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन क्या हुआ था, सर जगदीश चंद्र बोस जी ने यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ों में भी क्या होता है, जीवन होता है। तो अब पेड़ों में भी जीवन होता है, मतलब वो भी हमारी तरह रहते हैं। तो पेड़ों से सबसे पहले हमें फायदा क्या होता है, ठीक है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। सबसे पहली बात होगी, पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध रखने का काम। अब भैया शुद्ध कैसे करते हैं? पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिज लवण और इसके साथ साथ हमसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और उसी ऑक्सीजन गैस के कारण क्या है, हम सभी जीवित हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, सबसे पहले वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे जीवित रहने का आधार है, क्योंकि हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं पेड़ों की, तो पेड़ों से हमें बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं। क्या होती हैं? पेड़ों से हमें बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं और जिसका हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, ठीक है, आपका सोफा हो गया, ठीक है, और तरह तरह की अलमारियां, दरवाजा आदि चीज़ों को बनाने में हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। किसका? पेड़ों की लकड़ियों का। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हरे पेड़ों को काट कर लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। जब पेड़ क्या हो जाए, सूख जाए और किसी काम का ना रहे, मतलब कहने का कि उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो लकड़ी सूख जाएगी, उसमें जीवन ना रहे, तभी हमें क्या करना चाहिए, उसकी लकड़ी को लेकर उसका उपयोग करना चाहिए। हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और अगर हम एक पेड़ काटते भी हैं तो हमें कम से कम 10 पेड़ या 20 पेड़ लगाना चाहिए, तब एक पेड़ को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। अब बात करते हैं पेड़ों से हमें क्या मिलता है। तो पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जी आदि चीज़ें मिलती हैं। फल जिसका सेवन करके हम अपने शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। फूल जिसके द्वारा हम तरह तरह की सजावट करते हैं और सब्जियां जो हमें तरह तरह के विटामिन प्रदान करती हैं। इन सभी के स्रोत कौन हैं? हमारे मित्र पेड़ ही हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमें ये सब नहीं मिल पाएगा। फिर इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों से हमें बहुमूल्य औषधियाँ मिलती हैं। मतलब जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो पेड़ों से हमें क्या मिलती हैं, तरह तरह की औषधियाँ मिलती हैं। भारत में जो हिमालय पर्वत है वो क्या है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का क्या है, भंडार है। अब जैसे बात करते हैं कैसी औषधियाँ मिलती हैं, हल्दी ले लीजिए। हल्दी एक मसाला भी है, लेकिन हल्दी का प्रयोग क्या करते हैं, तरह तरह की दवाइयों को बनाने में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। केसर का भी हम क्या करते हैं, औषधियों में प्रयोग करते हैं। अफीम का भी हम क्या करते हैं, औषधियों में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ तरह तरह के क्या होते हैं, नीम है, नीम का भी क्या हम करते हैं, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं या दातून बनाने में प्रयोग करते हैं। बबूल का भी हम दातून बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके साथ जो बबूल की गोंद होती है उसका भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, पेड़ों से हमें लाभ है। अब इसी प्रकार पेड़ों से ही हम क्या करते हैं, लिखने के लिए जो हमारी कॉपियां बनती हैं, पन्ने बनते हैं, पेज बनते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से ही मिलते हैं। पेड़ों से ही हमें बड़े बड़े क्या मिलते हैं, कागज मिलते हैं, जिसका प्रयोग हम तरह तरह में करते हैं। अब ये थे क्या थे, पेड़। और पेड़ों का जब भारी मात्रा में हम लगा देते हैं तो वही फसल होता है, उसी फसल को खाकर हम सभी जीवित रहते हैं। तो ये थे पेड़ से लाभ।
अब प्रश्न उठता है कि हमें पेड़ को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, और अगर काटते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पेड़ों को काटने से क्या नुकसान है। सबसे पहली बात, पेड़ वर्षा कराने में मदद करते हैं। अगर पेड़ क्या होंगे, अगर हम काट देंगे तो बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, जो भूमिगत जल होता है या मिट्टी की नमी होती है उसको लेकर वातावरण में क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा त्यागता है, छोड़ देता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बादल बनते हैं, भाप बनती है और वातावरण ठंडा रहता है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगी, बारिश में भी समस्या होगी। पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, जो बारिश का जल होता है उसको जमीन में नीचे तक पहुंचाती हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, नीचे भूमि में बहुत चट्टानों को फाड़कर अंदर गहराइयों तक होती हैं, और उन्हीं से रेस करके क्या होता है, पानी उसी माध्यम से नीचे जमीन में भूमिगत रूप से एकत्रित हो जाता है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो भूमिगत जल में भी एकत्रीकरण में समस्या होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, पेड़ मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बंधेगी नहीं और मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन के कारण हमारी फसलें नहीं उग पाएंगी और क्या हो जाएगा, भूमि अपनी उर्वरता क्षमता को खो देगी, अर्थात बंजर हो जाएगी। तो क्या करते हैं, पेड़ मिट्टियों को बांधे रखने का भी काम करते हैं। इसलिए क्या है, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये क्या था, पेड़ों से लाभ। अगर हम पेड़ काट देंगे तो वातावरण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। वातावरण में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी तो हम सभी क्या होंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, जीवधारी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जीवन की असंभावनाएं हो जाएंगी। तो पेड़ क्या करते हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। जब कभी भी क्या होता है, वन महोत्सव होता है, तो हमें वन महोत्सव में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और जो वन सप्ताह होता है, वन महोत्सव का पूरा सप्ताह होता है, उसमें भारी से भारी मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का मतलब उसमें से क्या होती है, जैसे फूल होते हैं या तरह तरह के औषधि होती हैं, उसके फूल जब क्या होते हैं, हवा से मिल जाते हैं तो वातावरण में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसमें औषधि गुण होता है। क्योंकि जब हवा क्या होगी, उन औषधियों से और उन फूलों से होकर के गुजरेगी तो क्या होगा, उनमें औषधत्व का गुण आ जाएगा और वातावरण को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भारी से भारी मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए और काटना नहीं चाहिए। लोगों को जागरूक करें, अपने स्कूलों में भी, अपने आसपास भी। आज हमें क्या कर लेना है, यह प्रतिज्ञा कर लेनी है कि हमें भविष्य में पेड़ लगाने हैं। अपने जीवन में कम से कम 50 पेड़ तो जरूर ही लगाने हैं। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और हमें सुरक्षित जीवन के साथ सुरक्षित वातावरण भी मिल पाएगा। अब दूसरे टॉपिक के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो दूसरा टॉपिक है हमारा, विज्ञान वरदान है और अभिश्राप भी। अर्थात विज्ञान हमारे लिए लाभकारी भी है तो हानिकारक भी है। आज हम जिस युग में रहते हैं उसे हम वैज्ञानिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक युग। क्यों हम इसे वैज्ञानिक युग कहते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि आज हम अपने चारों ओर से विज्ञान से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान के रूप में किस प्रकार से है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यातायात के साधनों की, सबसे पहली हेडिंग के रूप में हम लेते हैं यातायात। यातायात के रूप में अगर हम बात करें तो पहले, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो पहले हम क्या होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाते थे। क्या होते थे, पैदल जाते थे, जिसमें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। अगर लंबी यात्रा है तो कभी कभी क्या होता था, व्यक्ति वापस भी लौट कर नहीं आता था। इसीलिए प्राचीन काल में जब क्या होते थे, कोई व्यक्ति तीर्थ करने के लिए जाता था तो सभी लोग, गांव के लोग उससे मिलने के लिए आ जाते थे, क्योंकि उसे तीर्थ करने के लिए, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री हो गया, ये बहुत ही कठिन मार्ग माने जाते थे। इसमें से बहुत ही कम लोग जीवित होकर के लौट के आ पाते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये वापस जीवित आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और जीवन के अंतिम समूह में ही वो तीर्थ करने के लिए जाते थे। मतलब पहले हम एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल मार्ग के द्वारा या बैलगाड़ी के द्वारा या घोड़ा के द्वारा आदि के द्वारा जाते थे, जिसमें हमें बहुत समय लग जाता था और तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन आज ऐसा नहीं है। विज्ञान ने हमें क्या कर दिया है, ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए हैं जिसके द्वारा हम क्या है, क्षण भर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अगर हम हवाई जहाज की बात कर लें तो घंटों में हम क्या कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। रॉकेट की बात कर लें तो हम चांद तक में जा सकते हैं। अगर हम कार की बात कर लें या बाइक की बात कर लें या इसके साथ साथ रेलगाड़ी की बात कर लें तो आज हमने बुलेट ट्रेन जैसी क्या है, रेलगाड़ियां बना दी जिससे हम अधिक से अधिक दूरी को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। तो ये क्या है, यातायात के साधनों के रूप में। इसी प्रकार अगर हम सूचना के रूप में बात करते हैं तो पहले संदेशा भेजने के लिए हमारे पास क्या होता था, कबूतर होते थे या इसके बाद जो पैदल हरकारे होते थे वो क्या करते थे, संदेश लेकर के जाते थे, जिसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और यह भी गारंटी नहीं होती थी कि आपका संदेशा सही समय पे पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। मान लीजिए अगर कोई पक्षी आपका संदेशा लेकर जा रहा है, उसे किसी क्या कहते हैं शत्रु के पक्षी ने पकड़ लिया या किसी ने पकड़ लिया या शिकारी ने उसको पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, आपका संदेशा नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज हमारे पास क्या है, मोबाइल जैसी युक्तियां आ गई हैं, ईमेल आ गए हैं, फैक्स आ गए हैं। इसके साथ साथ क्या है, आजकल सभी लोग संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और तरह तरह के क्या कहते हैं सोशल मीडिया का, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कम समय में अपने संदेश को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें शिक्षा पद्धति की, पहले क्या था, हम क्या करते थे, स्लेटों में लिखते थे और जब स्लेट में लिखते थे तो हमारे पास कॉपियां नहीं होती थी, पत्थरों में हम लिखते थे, स्लेटों में लिखते थे, भोजपत्रों में लिखते थे। लेकिन क्या है, आज हमारे पास लिखने के लिए क्या है, तरह तरह के पन्ने हैं, कॉपियां हैं, किताबें हैं, जिसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहले क्या होता था कि एक किताब हाथ से लिख दी जाती थी और वो किताब केवल शिक्षक के पास होती थी, सभी के पास नहीं होती थी, क्योंकि हाथ से लिखी किताब में लिखने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और क्या होती थी, वो कीमती भी होती थी और सबके पास उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन अगर हम आज देख लें तो हमारे पास कॉपियाँ भी हैं और छपी छपाई किताबें भी हैं। ये सब किसकी देन है, ये सब आपके विज्ञान की ही देन है, जिसको हम विज्ञान का वरदान कहते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम बात कर लें गणना की, पहले हमें गणना करने के लिए तरह तरह की युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर जैसी डिवाइस है। कैलकुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को गणित कर लेते हैं और सही रूप से गणित करते हैं, मतलब सही प्रकार से जोड़ते घटाते भाग देते हैं। तो कैलकुलेटर का भी आविष्कार किसने किया है, आपके विज्ञान ने किया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चिकित्सा पद्धति की, पहले क्या होता था, हमारे पास शरीर के अंदर की जांचों के लिए क्या होती थी, मशीनें नहीं होती थी, लेकिन विज्ञान ने अपने वरदान के द्वारा हमें आज अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया और तरह तरह की क्या कहते हैं युक्तियां प्रदान कर दी हैं, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर की जांच करके ये पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है। हम गर्भाशय में पल रहे बच्चे के बारे में भी जान सकते हैं कि बच्चा अंदर किस प्रकार है और कैसा है, उसकी स्थिति क्या है और क्या है, क्या वो विकलांग पैदा हो सकता है या नहीं। ये सभी हमें किसके द्वारा पता चलता है, सब विज्ञान के द्वारा ही पता चलता है, जो विज्ञान का देन है। इसी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें रक्त की जांच किस प्रकार करनी है। इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में पहले से कोई भी बीमारी है या कुछ भी है तो हमको पहले से पता चल जाता है और हम उसकी जांच करके क्या करते हैं, उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। यह किसकी देन है, यह विज्ञान की ही देन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बड़ी बड़ी मशीनों की हो गई, ये सब क्या है, जो कारखानों में लगाई जाती हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों का उत्पादन करते हैं। जैसे आपकी कपड़ा मशीन हो गई, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्षण भर में ही कुछ ही समय में क्या करते हैं, आप कपड़ों को बना लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कपड़ा बुनना है तो पहले कपास लिया जाता था, फिर उसको क्या कहते हैं चरखे पे काता जाता था। इस प्रकार मतलब जो है चरखे के माध्यम से कपड़े बनाने में बहुत समय लग जाता था और बड़े क्या होते थे, कीमती भी होते थे, सभी लोग उसका प्रयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आज क्या है, हमारे पास मशीनों ने हमें क्या कर दिया है, बहुत ही सरल सुविधा प्रदान कर दी है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भारी मात्रा में कीमती साड़ियाँ हो गई, सुंदर सुंदर खिलौने हो गए, सुंदर सुंदर
वस्त्र हो गए और सुंदर सुंदर जूते हो गए या उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों को क्या करती हैं, मशीनें कम समय में बना देती हैं, जिसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यह किसकी देन है, यह आपके विज्ञान की ही देन है। अब इसी प्रकार क्या है, विज्ञान ने हमें बहुत ही कुछ प्रदान कर दिया है। अगर देखें कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आज के युग को हम कंप्यूटर का युग ही कह सकते हैं। अगर कंप्यूटर को हम देख लें तो आप अपने सुबह उठने से लेकर के रात तक क्या पाएंगे, कंप्यूटर ही पाएंगे। क्यों भैया, कंप्यूटर आप कैसे पाएंगे, आप जिस मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है। तो आज क्या है, कंप्यूटर सभी जगह विद्यमान है। कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्कूलों में करते हैं, जैसे रिजल्ट बनाने में हो गया, इसके साथ पेपर बनाने में हो गया, टाइपिंग में आदि सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका औषधालयों में, हॉस्पिटलों में भी बड़े बड़े कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है रिपोर्ट बनाने में, और रेलवे स्टेशन में टिकट बनाने में भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। तो ये सब किसकी देन है भैया, विज्ञान की ही देन है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी सैटेलाइटें हो गई हैं जिसके माध्यम से हम कहाँ पहुँच गए हैं, चांद पर पहुँच गए हैं। ये भी किसकी देन है, ये भी आपके विज्ञान की ही देन है। पहले क्या था, आदमी सोचता था कि हम ऊपर चांद पे कभी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, चांद इतना दूर है, एक प्रकार का सपना ही होता था। लेकिन आज क्या है, हम विज्ञान ने इसको सरल बना दिया है और हम चांद तक क्या है, पहुंच सकते हैं। यह सब किसकी देन है, विज्ञान की ही देन है। तो ये तो आपके हो गए विज्ञान के लाभ, और भी लाभ हैं, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है उतना मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ये विज्ञान अभिश्राप के रूप में कैसे बदल जाता है, मतलब हमारे लिए हानि किस प्रकार पहुंचाता है। अब वही यातायात के साधन की बात करते हैं, तो यातायात के साधनों ने क्या कर दिया, उससे जो धुआं निकलता है उसमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। जब वही वायु, दूषित वायु हमारे वातावरण में आती है तो क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाती है, वायु प्रदूषण बना देती है। जब हम उस सांस को लेते हैं तो क्या होता है, हमें जीने में तकलीफ होती है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दमा आदि चीजें हो जाती हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी कहाँ से निकल रही है, यातायात के साधनों और कारखानों से निकल रही है, उसने क्या कर दिया है, रेफ्रिजरेटर से जो निकल रही है, एसी से निकल रही है या सीएफसी निकल रही है, इन सभी ने क्या कर दिया है, आपकी ओजोन परत में छेद कर दिया है। जो कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में ऊपर पाई जाती है, उस परत में छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्या हो रही हैं, नीचे आ रही हैं, और वातावरण में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ये किसके अभिश्राप के रूप में है, आपके विज्ञान के अभिश्राप के रूप में ही है। अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो पहले नदियों में पानी क्या होता था, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता था, आप नीचे के कंकड़ कंकड़ को देख सकते थे। परंतु आज क्या है, नदियों के उद्गम स्थल को छोड़कर बाकी जैसे ही नदियां शहरों में आती हैं या आबादी में प्रवेश करती हैं, वैसे ही क्या होता है, नदियों का पानी दूषित हो गया है। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है, उसमें कारखानों से गंदा पानी छोड़ते हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी छोड़ते हैं, जिसके कारण वो सभी क्या हो गई हैं, दूषित हो गई हैं। ये किसका कारण है, ये सब आपके विज्ञान के कारण ही हुआ है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा कर लेते हैं आपके तरंगों की, तो आपने क्या किया है, जो मोबाइलों का उपयोग कर रहे हैं उससे तरह तरह की क्या निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं। वो तरंगें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, हमारे वातावरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और इसके साथ साथ जो क्या होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनको भी क्या होती है, इससे समस्याएं होती हैं। हमने क्या किया है, जो प्राकृतिक संसाधन है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और क्या किया है, उनको बाधित किया, उनको खोद खोद करके हमने क्या किया, उनसे पत्थर निकाल करके उनसे रोडें बना डाली हैं। और इसके साथ साथ क्या किया है, उनका उपयोग बड़ी बड़ी इमारतों में कर डाला है, जिसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, पहाड़ों की संख्या भी कम होती जा रही है। और ये सब क्या करता है, प्रकृति में असंतुलन फैला देता है। क्या फैला देता है, असंतुलन फैला देता है। ये भी किसके कारण है, विज्ञान के कारण ही हुआ है। अब अगर हम इसी प्रकार बात करें आपके जो क्या है,
बड़े बड़े अंतरिक्ष में उपग्रह जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वातावरण में प्रदूषण को फैलाते हैं। बड़े बड़े जो हम परमाणु परीक्षण करते हैं उससे भारी मात्रा में रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं जो हमारे वातावरण के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। अर्थात प्रदूषण के कारण और विज्ञान ने हमें क्या कर दिया है, हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाया है, जो हमारे जीवन के लिए और पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और क्या हो सकता है, इससे हमारी पृथ्वी का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो हमें इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। और ये क्या था आपका टॉपिक, जो तरह तरह के निबंध के रूप में पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिश्राप भी है। अब आज जो हमारा अगला विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं, स्वच्छता, ठीक है, और स्वच्छ भारत। अर्थात मतलब स्वच्छता क्या है और किस प्रकार से हम अपने भारत देश को स्वच्छ रख सकते हैं, यह भी कई बार पूछा जाता है निबंध के रूप में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वच्छता क्यों जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, स्वच्छ रहने से ही हम स्वस्थ रहेंगे। मतलब स्वच्छता में ही स्वास्थ्य है। कहा जाए अगर स्वच्छ रहेंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। कारण क्यों है, इसका कारण ये है सबसे बड़ा कि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपका शरीर क्या करेगा, सही प्रकार से काम नहीं करेगा और आपकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी प्रभावित होंगी। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वच्छता किस प्रकार से रखें। तो हम अपने इस निबंध को दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लेते हैं घर में स्वच्छता और दूसरा लेते हैं बाहर स्वच्छता, ठीक है। अगर हम सबसे पहले घर की स्वच्छता की बात करें तो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपने शरीर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें प्रत्येक दिन समय पर शारीरिक स्वच्छता रखनी चाहिए। शारीरिक स्वच्छता का मतलब सबसे पहले आप सोकर उठिए तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को क्या करना है, साफ करना है, मल मूत्र का सही प्रकार से त्याग करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे फिर दैनिक क्रियाएं होती हैं, दांत होते हैं, दांतों को साफ करना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें स्नान करना है। इस प्रकार क्या होंगे, साबुन लगाकर स्नान करने से हम सभी शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं या शारीरिक स्वच्छता का पालन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले घर में क्या हो गई, अपनी शारीरिक स्वच्छता हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने वस्त्रों को क्या करना है, प्रत्येक दिन क्या करना है, 24 घंटे के बाद तो वस्त्रों को आपको क्या कर देना है, साफ कर ही देना है। मतलब प्रतिदिन हमें क्या करना है, अपने वस्त्रों को बदलते रहना है, साफ सुथरे वस्त्रों को पहनना है। इससे क्या होती है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तीसरी हो गई, हम जिस स्थान पे रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, हमें क्या करना है, अपने कमरों में प्रतिदिन क्या करना है, झाड़ू और पोछा लगाना है। सबसे पहले झाड़ू लगाइए, उससे क्या होंगे, जो मोटे मोटे कण होंगे वो क्या होंगे, बाहर ठोस कणों के रूप में बाहर एकत्रित हो जाएंगे, गंदगी साफ हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, या तो अगर आपके पास पानी की अधिक मात्रा है तो आप क्या कहते हैं, पानी से धुल सकते हैं। और इसके बाद नहीं है तो हमें क्या करना है, पोछा लगाना है, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे घर में स्वच्छता बनी रहेगी। अब ऐसा क्यों बताया गया है, इससे होता क्या है कि जो भी जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं वो इस प्रकार की स्वच्छता से नष्ट हो जाते हैं और हमारा घर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। मतलब हमारे घर में किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका नहीं बनी रहती है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना महामारी के समय क्या था, बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। सभी लोग रोज साबुन से हाथ धुलते थे, तुरंत बाहर से आकर कपड़ों को धुलते थे, अपने वस्त्रों को धुलते थे, सबको धुलने के बाद क्या कहते हैं, गाड़ियों को धुलते थे, सबको सैनिटाइज किया जाता था, यहाँ तक कि सड़कों तक को सैनिटाइज किया जाता था। क्यों, ताकि संक्रमण ना फैले। तो ये क्या थी, हमारी घर में स्वच्छता थी। अब बात होती है कूड़े की, घर में कूड़ा कैसे रखें। तो हमें दो बॉक्स बनाना चाहिए, एक गीला कूड़ा रखने के लिए और एक सूखा कूड़ा रखने के लिए। एक में हमें उस कूड़े को रखना चाहिए जो सूखा हो, जैसे कागज हो गए, इसके साथ पेन हो गए, और इसके साथ साथ क्या होता है, अन्य कई प्लास्टिक के उपकरण होते हैं, धातु के उपकरण जो टूट जाते हैं, वो सब खिलौने हो गए, वो सब हमें सूखे कचड़े के डिब्बे में डालना चाहिए।
दूसरा, हमें क्या बनाना चाहिए, गीला कचरा का डिब्बा बनाना चाहिए, जिसमें हमें जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, या अन्य चीज़ें क्या होती हैं वो सब हमें उसमें डाल देनी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब भी मान लीजिए कोई कूड़ा की गाड़ी आपके घर पे आती है, या आपके इलाके में कूड़े के लिए एक स्थान बनाया गया होगा, उचित स्थान, जहाँ पर क्या होता है आपको कूड़े को सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि घर का निकाला हुआ कूड़ा बाहर जाकर सड़क में फेंक देना है। हमें क्या करना है, उस कूड़ा घर में या कूड़े की गाड़ी में क्या करना है, कूड़े को दे देना है, ताकि वो उसका उपयोग कर सके। और अगर आप इसका उपयोग स्वयं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इस जो क्या है गीला कचरा है उसको आप एकत्रित कर लीजिए एक जगह पे, उसकी खाद बना लीजिए और पौधों में डाल दीजिए। या जो और इसके बाद जो आपके क्या है सूखे कचड़े से उपयोगी चीज़ें उसको छांट करके उसको आप रिसाइकिल के द्वारा क्या कर सकते हैं, नई वस्तुएं बना सकते हैं, उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। अब जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं उससे आप कालीन बना सकते हैं। ठीक है, अन्य चीज़ें जो है आप उपयोग में ला सकते हैं। टूटे खिलौने से भी उपयोग कर सकते हैं, वस्तुओं से तरह तरह की सजावटी चीज़ें आप बना सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उसमें कलर करने होंगे या अपनी कलाकारी दिखानी होगी। तो ये थी घर की स्वच्छता। अब हम घर से जब बाहर चले जाते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे ऑफिस है हमारा या स्कूल है, तो हमें वहाँ भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो भी हम गंदगी फैलाएं, हमारा कूड़ा है, अगर वहाँ कूड़ा दान है तो हमें उसमें डाल देना है। जैसे हमने मान लीजिए चिप्स के पैकेट खाए, चिप्स मतलब खाए, तो जो पैकेट बचा, पन्नी बची, हमें उसे क्या कर देना है, कूड़ेदान में डाल देना। और अगर वहाँ कहीं पर भी कूड़ा नहीं है, चाहे हम सड़क पे हो या कहीं पर भी हो, तो हमें उस पन्नी को अपनी जेब में रख लेना है, और जहाँ कहीं भी हमें क्या मिलेगा, कूड़ादान मिलेगा, हमें वहाँ पर उसको डाल देना है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बाहर सड़कों को, ऑफिस को और स्कूलों को साफ सुथरा रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, तो ये तो आपका क्या हो गया, बाहर स्वच्छता हो गई। हमें क्या करना है, कभी भी जो कूड़ा होता है उसको क्या करना है, बाहर सड़कों में नहीं फैलाना है, अपने वातावरण में नहीं फैलाना है। इससे होता क्या है कि इससे होगा ये कि मक्खियाँ और इसके साथ साथ जो जीवाणु होंगे वो उसमें फैलेंगे, और फैलने के बाद क्या करेंगे, वातावरण को दूषित कर देंगे। अब उसमें हो सकता है मच्छर भी पनप सकते हैं। मच्छर पनपेंगे तो क्या होगा, आपका डेंगू हो गई, चिकनगुनिया हो गई, और तरह तरह के मलेरिया हो गए, तरह तरह की बीमारियां मक्खियों के माध्यम से भी और मच्छरों के माध्यम से भी फैलेंगी। तो हमें क्या करना है, स्वच्छता बनाए रखना है, क्योंकि स्वच्छता में ही क्या है, स्वच्छ भारत का निर्माण है। अब प्रश्न उठता है शौचालयों की। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, पहले शौचालय नहीं होते थे, तो बहुत से लोग क्या करते थे, खेतों में चले जाते थे, खुले में जा करके रोड के किनारे सुबह सुबह से लाइनें लग जाती थी, लोग बैठ जाते थे। तो हमें क्या करना है कि खुले में शौच नहीं करना है, शौचालयों का क्या करना है, उपयोग करना है। अगर हम शौचालयों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, गंदगी नहीं फैलेगी। इसके साथ साथ जो क्या होता है, मान लीजिए आपने खुले में शौच कर दिया तो क्या होगा, उसमें मक्खी बैठेंगे, मच्छर बैठेंगे, इसके साथ साथ तरह तरह के बैक्टीरिया उसका आप गठन करेंगे और वही गंदगी क्या करेंगे, फैलाएंगे। आप कैसे, मान लीजिए आपने मल का त्याग कर दिया सड़क में, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें से जो भी क्या होंगी, मक्खी उस पर बैठेंगी, वही मक्खियाँ आपके घरों में आएंगी, खानों में बैठेंगी और क्या करेंगी, जो है संक्रमण फैलाएंगी, और आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, आप तो सोचते हैं कि मैंने गंदगी बाहर कर दी है, लेकिन बाहर करने से नहीं हुआ, वो गंदगी तो वापस आपके घर में आ गई और आपको क्या कर दिया, उस गंदगी ने पुनः जो है बीमार कर दिया। तो हमें क्या करना है, खुले में शौच नहीं करना है, शौचालयों का उपयोग करना है। इसके साथ साथ शौचालयों का उपयोग तो करिए ही करिए, लेकिन शौचालयों को साफ सुथरा भी रखिए हमेशा। हमें क्या करना है, नियमित रूप से शौचालयों को साफ भी कर देना है, ताकि उसमें गंदगी ना रहे। क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो क्या होगी, तरह तरह के बैक्टीरिया हो गए, विषाणु हो गए, तमाम चीज़ें फैलेंगी और आपको क्या करेंगी, बीमार कर सकती हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि हम रेलवे का सफ़र करते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग रेलवे के टॉयलेट का उपयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि लैट्रिन करके चले आते हैं, मतलब मल का त्याग कर देते हैं, लेकिन पानी नहीं डालते हैं। वो सोचते हैं अरे मेरा घर तो है नहीं, मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूँ, अगला यात्री आएगा वो समझेगा। हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये भी क्या है, गंदगी फैलाने का ही रूप है। हमें क्या करना चाहिए, जो उस पर फ्लश होता है उसको दाब कर पानी डालना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या है, बहुत से 90% देखा गया है ऐसी गंदगी फैलाते हुए, जिसके कारण जो अगला यात्री होता है हमारा,
वो बहुत परेशान हो जाता है। तो हमें सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे भी शौचालय होते हैं, उनमें भी स्वच्छता बना के रखनी है, उन्हें भी अपना घर समझना है, क्योंकि वो सब क्या है, हमारे देश में ही आते हैं। हमें गंदगी नहीं फैलानी है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हो गए या छोटे रेलवे स्टेशन ही क्यों ना हो, बस अड्डे हो गए, और इसके साथ साथ आपका क्या हो गए, एयरपोर्ट हो गए, हमें उन सभी स्थानों पे भी क्या करना है, साफ सफाई सदैव रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। क्योंकि अगर आप गंदगी फैलाएंगे, कोई भी विदेशी यात्री आया है या कोई भी वहाँ का निवासी होगा या अदर शहरों से आया हुआ है, वो क्या सोचेगा आपके बारे में, वो कहेगा ये यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही गंदगी फैलाते हैं, क्या धारणा लेके जाएगा। मान लीजिए क्या है कि आपने रेलवे स्टेशन में कोई भी पैकेट खाया, कोई भी चीज़ यूज़ किया, तो इसके बाद आपने वहीं पे फेंक दिया, और इसी तरह सब लोग करेंगे तो क्या होगा, मूंगफली खाए। बहुत से हमने देखा है कि रेलवे के यात्री अधिकतर लोग या बस में लोग क्या करते हैं, मूंगफली खा करके छिलके वहीं पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। मान लीजिए उसी में कोई विदेशी आदमी भी यात्रा कर रहा होगा, वो अपने देश में जाएगा यहाँ से भ्रमण करके, तो क्या धारणा लेके जाएगा, वो तो कहेगा अरे भारत में तो क्या है, बहुत ही गंदगी रहती है, वहाँ के लोग ऐसे हैं। हालांकि आया वो एक दिन के लिए है, लेकिन आपकी एक भूल ने क्या कर दिया, हमारी देश की छवि को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सदैव साफ सफाई का ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। तो ये क्या था, मेरा जो निबंध था आपका स्वच्छ भारत पर, ये कई टिप्पणियों में है। जैसे हमें घर में शारीरिक स्वच्छता पे ध्यान देना है, फिर घर की स्वच्छता पे ध्यान देना है, कूड़े पे ध्यान देना है, और इसके साथ साथ हमें बस स्टैंडों में कैसे हम स्वच्छता रख सकते हैं, इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन में कैसे स्वच्छता रख सकते हैं, और वायु या अड्डों में कैसे हम स्वच्छता रख सकते हैं, इन सभी पे आधारित था। अब एक जो और स्वच्छता का हमारा फैक्टर आता है, वो है नदियों के बारे में। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, या अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोगों में बहुत से लोग आते हैं, कुछ तो नहीं आते हैं, कुछ आते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि पूजा पाठ से जो भी सामग्री निकलती है, जैसे हवन हो गया, इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो फूल हो गया, उन सभी को ले जाकर क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। साथ में उपहार के रूप में कहा जाए, पॉलीथीन भी डाल देते हैं, क्योंकि सब सामान पॉलीथीन में पैक होता है, उसको क्या करते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही गंदा काम है। ये क्या है, हमें ऐसी जो है धारणाएं नहीं रखनी है। अगर आप धारणा रखते हैं, आपकी प्राचीन परंपरा है, तो मैं आपको मना नहीं करता हूँ, आप ले जाइए उसको, लेकिन नदी के किनारे जो गड्ढे बनाए जाते हैं या नदी के किनारे दूर स्थान पर उसको रख दीजिए। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो पॉलीथीन वगैरह उस नदी में सड़ती नहीं है जल्दी, और इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या कर देती है, जो जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, और पानी को भी प्रदूषित कर देती है, उसमें जो मछलियां रहती हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, और ये क्या है, प्रदूषण का, जलीय प्रदूषण का रूप धारण कर लेती है। तो ये था। अब बात होती है हमारे पशुओं की। बहुत से लोग क्या करते हैं, लेके चल दिए भैंस को धुलने के लिए। कहाँ चल दिए भैया, भैंस को धुलने के लिए पहुंच गए नदी में, और नदी में लेके पहुंचे भैंस को रगड़ने लेकर के। तो हमें क्या करना है, अपने जो पालतू पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उन सबको जलीय स्रोतों, जैसे तालाब है, अब मान लीजिए उसी तालाब के पानी को सब लोग पीते हैं, ठीक है, और स्नान करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, गाय भैंस, ठीक है, या जो हमारे पशु हैं, उनको ले जा करके उसी में धुल रहे हैं। कुत्ता बिल्ली धुलने की जगह है क्या भैया, नहीं ना। तो हमें क्या करना है, सार्वजनिक जगहों पे क्या करना है, इन सभी को, जो हमारे पालतू पशु हैं, उनको धुलना नहीं है। धुलना ही है तो भाई दूर ले जाओ, दूर ले जा करके बाल्टी से निकाल करके धुल लो। क्या करना है, इस प्रकार क्या होता है, हमारा पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये भी क्या है, एक स्वच्छता का ही प्रकार है कि हमें क्या करना है, स्वच्छ रखना है। जब स्वच्छ रखेंगे तभी तो स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। पता चला भैंस गई, उसी में धुल रहे हैं, लेटरिन भी कर दी, टॉयलेट भी कर दी, आगे चल के कौन उस पानी को पिएगा भैया। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, पानी को गंदा नहीं करना है। क्योंकि क्या है, उस पानी का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। जलाशयों को भी साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, नदियों के किनारे मल मूत्र का विसर्जन करना शुरू कर देते हैं। मतलब वहीं बैठ जाते हैं,
पैंट खोल करके या कहा जाए क्या कहते हैं लेटरिन करने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, तभी बोल रहा हूँ, आंखों देखा हाल बोल रहा हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हमें मोदी जी ने क्या करवाए हैं, शौचालय घर घर उपलब्ध कराए हैं, तो हमें उनका उपयोग करना है। हम क्यों जलाशय के नीचे किनारे जा कर के बैठ जा रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हम जो है जलीय स्रोतों को गंदा कर देते हैं, फिर आप उसी पानी में जा कर के उसी नदी के किनारे जो है धुलना के काम भी शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है, गंदी चीज़ें। इससे क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वातावरण को भी प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं। कैसे भैया करते हैं? उन्होंने क्या किया, लिया गाड़ी का एक्सीलेटर, गाड़ी का उनका सिस्टम खराब है, प्रदूषण की जांच ही नहीं करा रहे हैं, और इससे निकलते हैं धुआं ही धुआं निकाले पड़े हैं। तो इससे क्या होता है, जो है प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और आपके आसपास रहने वालों को समस्या होती है। कोयले की अंगीठी बहुत बुरी आपने जलानी शुरू कर दी। रोज आप भारी से भारी मात्रा में कोयले की अंगीठी जला रहे हैं। इससे आपके पर्यावरण में रहने वाले आसपास के लोगों को भी क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी से सदैव दूर रखना है। इससे भी हम स्वच्छता रख सकते हैं। अब क्या होता है, बहुत से लोग पालतू पशुओं को पाल तो लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कुत्ता पाल लिया, कुत्ता मर गया, जब तक बेचारा कुत्ता घर में तब तक तो आपकी रखवाली किया आपने, उसको बहुत जो 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 या आपने उसको क्या कहा, जो भी नाम रखा जो है कुत्ते का, टाइगर रखा, जो भी रखा, आपने शेरू रख दिया या कुछ भी रख दिया, तो आपने उन सब का नाम रख दिया। और इसके बाद क्या कहते हैं, तरह तरह के नाम है, मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो आपने उसको रख दिया, अब बेचारा मर गया, तो मरने के बाद आपने उसे टांगा लेकर के और उठा करके सड़क में फेंक दिया। क्या हुआ, मैं नहीं जानता भाई किसका कुत्ता है, आपने फेंक दिया, क्या है, बेचारा सड़ रहा है। सड़ने के बाद क्या हुआ, उसमें बैक्टीरिया बैठ रहे हैं, मक्खी बैठ रही है, गंदगी फैल रही है, लोग नाक दाग दाग के किनारे से निकल रहे हैं। तो क्या है, ये भी एक गंदी हरकत है। इससे क्या होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। कहा जाए गंदगी फैलती है, कचरा फैलता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप कई बार शहरों से या कई गलियों से निकलते होंगे, आपको जानवर मरे हुए क्या होते हैं, बदबू आते हैं, तो आप खुद ही नाक बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पालतू पशु कोई मर गए हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली है, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे चूहा ही क्यों ना आपने पाल रखा हो, उसको क्या करना है, आबादी से दूर ले जा करके मिट्टी में दबा देना है। क्या कर देना है, मिट्टी में दबा देना है, ताकि क्या हो, जो उसका अपघटन हो या अपघटन की प्रक्रिया हो जमीन के अंदर ही हो। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। आपको ये नहीं भूलना है कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उसमें भी यही बताया गया है कि हमको अपने पर्यावरण की क्या करना है, सुरक्षा करना है। आप भारत के नागरिक हैं या किसी भी देश के नागरिक हो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों आप किसी भी देश में रहेंगे तो क्या उसको स्वच्छ नहीं रखेंगे? हमें क्या करना है कि अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी बताई गई हैं कि हमें अपने वातावरण को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, उसका हम क्या करेंगे, समय समय पर पालन करेंगे। तभी क्या होगा, स्वच्छता का निर्माण होगा। अब इस भैया स्वच्छता से फायदा क्या होगा? स्वच्छता से कई फायदे हैं। पहला, आपका घर क्या होगा, अगर आपने घर में स्वच्छता की है तो आपका घर साफ सुथरा दिखाई देगा। अपने शरीर की स्वच्छता दी है तो शरीर में स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, और आपका शरीर क्या होगा, बिल्कुल चमकता हुआ अच्छा सा दिखाई देगा, ब्यूटीफुल दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। और बहुत से लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, हफ्ते में अपने नाखूनों को भी काट लेना चाहिए और बालों को भी क्या है, समय आने पर काट लेना चाहिए। इससे भी क्या होती है, शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है। इस प्रकार अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर में हमारे शरीर का विकास तो होगा ही, हमारे मस्तिष्क का भी अच्छे प्रकार से विकास होगा। आप एक चीज़ सोचिए कि मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरा बहुत ज़्यादा कूड़े से भरा हुआ है, तो क्या आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहेंगी, गंदगी फैलती रहेगी, बदबू आती रहेगी, तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो हमें क्या करना है कि वातावरण को शुद्ध रखना है। इससे क्या होगी, अच्छे अच्छे विचार हमारे शरीर में आएंगे। तो ये क्या है, स्वच्छता है जो हमें करनी है, अपने घर में भी रखनी है और इसके साथ साथ हमें बाहर भी रखनी है। क्योंकि हम सभी क्या हैं, इस भारत के नागरिक हैं, इसके साथ साथ
इस विश्व के नागरिक हैं, इस पृथ्वी के नागरिक हैं और हमें अपनी इस पृथ्वी माँ को क्या करना है, बचाना है। तो ये क्या थे आज के मेरे मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक थे, क्योंकि मैं सभी को लेकर चलता हूँ, मेरे पास अभी इतना समय नहीं रहता, मेरा मेन पेशा वकालत है। जब कभी भी मैं खाली होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो अन्य लोगों तक पहुँचे, तो मैं इसलिए इसे कंबाइंड करके बना देता हूँ जो सबके लिए हो। कोई मेरा लाभ नहीं रहता है इसमें कि मैं इसमें लाभ कमाना चाहता हूँ, मैं केवल ज्ञान बांटना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरे इस वीडियो में जो भी भूल चूक हो उसे आप क्षमा करिएगा। अपने जो क्या है खास मित्र हैं या जो भी हैं उन तक आप इसको शेयर भी करिएगा, ताकि क्या हो, मेरा ज्ञान कभी रुके नहीं, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, अमर होता है, ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।